अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इनहिबिटर्स और एंजाइम के कौन से इनहिबिटर हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। एंजाइम इनहिबिशन की कितनी टाइप्स हैं, एंजाइम के जो इनहिबिटर्स हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो सर्टन कंपाउंड दैट इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी आर नोन एज इनहिबिटर। और अगर ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं तो उसको एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे या एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे। They are called enzyme inhibitor and the phenomena is known as enzyme inhibition। तो अगर एंजाइम की इनहिबिशन की बात करें या इनहिबिटर की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो हैं ये इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइड या एलोस्टेरिक साइड के साथ कोवलेंटली या परमानेंटली बाइंड कर जाते हैं और जो एंजाइम की एक्टिव साइड है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि वो दोबारा फंक्शन ना कर सकें। तो उसको तो हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। यानी कि ये आपकी एक्टिव साइड है उसके ऊपर या एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जो इनहिबिटर है वो आके लगा है और कोवलेंटली लग गया और परमानेंटली उसकी एक्टिविटी को उसने ब्लॉक कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। जैसे सेरीन गैस है, वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो परमानेंटली बाउंड हो जाती है और उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है और इनसाइट की जो है वो किल हो जाता है, तो वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। रिवर्सिबल इनहिबिशन वो होती है जिसमें आप जो आपका इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ या एलोस्टेरिक साइड नॉन कोवलेंटली बाउंड होता है, तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं तो वो उतर जाता है। ठीक है, तो आगे जो इनहिबिटर हैं उनकी आगे इनहिबिशन की तीन टाइप्स होती हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन या अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये इसको हम डिस्कस करेंगे। नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मेजरली आपने दो जो टाइप्स हैं कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन उसको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो इनहिबिटर हैं एंजाइम के जो इनहिबिटर हैं ये करते क्या हैं, काज ए लॉस ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, चेंज द प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, खासकर एक्टिव साइड का, मे बी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, सम इफेक्ट आर इरिवर्सिबल। कुछ जो है इनहिबिटर जो कोवलेंटली बाउंड कर जाते हैं और परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक्टिव साइड का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो इरिवर्सिबल कहलाते हैं। तो ये इरिवर्सिबल में मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल इनहिबिशन, इनहिबिटेड एंजाइम डज नॉट रीगेन एक्टिविटी अपॉन डिलीशन ऑफ द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। जितना मर्जी आप उसमें सबस्ट्रेट डालते जाएंगे, जब वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया तो वो रीगेन नहीं कर सकता अपनी एक्टिविटी को। सम इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक्ट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंजाइम। For example, neurotoxic effect of a certain insecticide are due to their irreversible bonding at the catalytic site of the enzyme acetylcholine esterase. Serine is a deadly nerve gas which cause paralysis। होता क्या है, जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है यानी कि डाइजेस्ट करता है, अगर वो नहीं होगा डिस्ट्रॉय तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इनहिबिटर है वो परमानेंटली बाउंड कर गया है एसिटाइलकोलिन से और उसकी एक्टिविटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सेरिन इज ए डेडली नर्व गैस व्हिच कॉज पैरालिसिस। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या है, रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम की एक्टिव साइड को। ऑलमोस्ट ऑल आर वेरी टॉक्सिक, most bind to the functional group in active site of the enzyme to block that site। तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन की, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करती है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेज एंजाइम होता है जिसको पेप्टाइडेज भी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं, उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई की स्पीशीज हैं और अदर है।
रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि इसमें आपके पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, तो रिवर्सिबल की वैसे अगर आपको मैं बताऊं कि इसमें जो नॉन कोवलेंट फोर्सेस के साथ जो है वो आपका जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड या इलेस्टेरिक साइड के ऊपर जाकर लगता है, और जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो उतर जाता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो मोस्टली हम किसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स देते हैं वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोलेस्ट्रॉल को के लेवल को कम करना है तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर देते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बजाय इरिवर्सिबल इनहिबिटर देंगे तो डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये होता है कि वो लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम एक ड्रग देते हैं कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल क्या करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइड के साथ बाउंड करते हैं, लेकिन जब हम सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाते हैं तो वो इनहिबिटर उतर जाता है और फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कम्पिटिटिव कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है कि दो लोगों के साथ आपस में कंपटीशन होती है, जो जीत जाता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है दोनों का आपस में कंपटीशन होता है एक एक्टिव साइड के साथ। अगर इनहिबिटर लग गया है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, और अगर सबस्ट्रेट लग गया तो वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। या आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म हो जाए, तो फिर सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब तक कि आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, द इनहिबिटर बाइंड टू रिवर्सिबल टू द सेम साइट दैट द सबस्ट्रेट वुड नॉर्मली ऑक्यूपाई एंड देयरफॉर compete with the substrate for that single active site। ठीक है, तो जो जीत जाएगा वो अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट, उनका सबस्ट्रेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये आप देखें, अगर तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लगा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर लगा है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है तो एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये भी फिर जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई करेंगे तो ये फिर इनहिबिटर उतरना शुरू हो जाएगा, फिर सबस्ट्रेट लगेगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो इनहिबिटर उतरना शुरू कर देगा और सबस्ट्रेट आके लगना शुरू हो जाएगा और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, देयरफॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Km ऑफ द एंजाइम बट नॉट अफेक्ट द Vmax। इसमें Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और लेकिन के Vmax जो है वो सेम रहती है। ठीक है, क्यों, इसकी मैं आपको ये फिगर है, ये आपके पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, शुरू में क्या होता है, शुरू में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम होते हैं तो इनहिबिटर जो है वो ज़्यादा लग जाते हैं, जिसकी वजह से शुरू में जो Vmax है वो ज़्यादा सबस्ट्रेट लेगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इनहिबिटर उतरना शुरू हो जाता है, वो उतने ही टाइम में Vmax अटेन कर रहा होता है जितने टाइम में हमारा विदाउट इनहिबिटर है। ये आपका कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये विदाउट इनहिबिटर आपका एंजाइम है जो एक्टिविटी शो कर रहा है। इसमें इनहिबिटर लगा है तो शुरू में क्या हो गया, Km वैल्यू इंक्रीज हो गई है। शुरू में क्या हो गया, Km वैल्यू इंक्रीज हो गया बाय द अटैचमेंट ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन जो ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म हो गया, वो उसी टाइम पे Vmax अटेन कर लेगा जो कि विदाउट इनहिबिटर अटेन कर लिया। तो इसमें Vmax सेम रहती है लेकिन Km वैल्यू शुरू में इंक्रीज कर जाती है क्योंकि शुरू में इनहिबिटर ज्यादा लगे हैं एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो ही आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म होता है तो Vmax अटेन कर लेता है, सेम Vmax अटेन कर लेता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की क्या बात है, इसमें Vmax जो है वो सेम रहती है। ठीक है, लेकिन Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये आपने याद रखना है, ये बार बार आपको PPSC दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें Km वैल्यू इंक्रीज हो जाती है लेकिन Vmax सेम रहती है।
इसकी वजह मैंने आपको बता दिया है कि शुरू में जो है वो इनहिबिटर ज़्यादा है, सबस्ट्रेट कम है तो इनहिबिटर ज़्यादा लगेंगे, जिसकी वजह से एफिनिटी जो है सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के साथ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वी मैक्स जो है वो सेम रहती है, लेकिन के एम वैल्यू शुरू में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि के एम वैल्यू दोनों की सेम रहती है। वो क्यों, वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। के एम वैल्यू सेम रहती है लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी आपके पास एक एग्जांपल है, कैप्टोप्रिल ड्रग्स है जो कि कन्वर्ट करती है एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में। ठीक है, तो हमारी किडनी के अंदर एक एंजाइम होता है रिनन जो कि प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसाइनो, जो प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंशन 1 को। असल में ये एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है किडनी के अंदर, एंजियोटेंसाइनोजिन। ठीक है, ये एंजियोटेंसाइनोजिन को रिनन जो कि किडनी के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसको एंजियोटेंशन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये इसकी एक्स्ट्रा सीक्वेंस को कट करता है। अब ये जो हमारी कैप्टोप्रिल ड्रग है ये इस एंजाइम को जाके ब्लॉक करती है, ये एंजियोटेंशन 1 को एंजियोटेंशन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देती। एंजियोटेंशन 2 करता क्या है, ये क्या करता है, ये जो है आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड तेजी से फ्लो करता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अगर ये एंजाइम हम ब्लॉक कर दें जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड वेसल डायलेट रहेंगी। ब्लड वेसल क्या करेंगी, डायलेट ही रहेंगी। तो इस डायलेशन की वजह से जो आपका ब्लड है वो स्मूथली रन होगा और ब्लड प्रेशर कम होगा। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की ड्रग्स है। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो आपका इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड के साथ बाइंड नहीं करता, बल्कि वो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके अटैच होता है और मोस्टली वो कोवलेंटली अटैच होता है। और मोस्टली वो क्या होता है, कोवलेंटली अटैच होता है। तो जब वो अटैच होता है एलोस्टेरिक साइड के ऊपर, इसमें तो कंपटीशन है ही नहीं, एक्टिव साइड के ऊपर लाग ही नहीं रहा, हमारा जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइड के ऊपर लाग ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये एक्टिव साइड है वो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लग जाता है। एलोस्टेरिक साइड के ऊपर लगने के बाद क्या होता है, इसकी जो एक्टिव साइड है उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाती है। तो शुरू में क्या होता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, non-competitive inhibition with respect to substrate occur when the inhibitor does not compete with that of substrate for the same binding site on the enzyme, बल्कि वो इसमें बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइड के ऊपर। The inhibitor can bind to the enzyme in either the presence or absence of the substrate, and raising the substrate concentration will not prevent the inhibitor from binding। क्यों, क्योंकि ये एलोस्टेरिक साइड के ऊपर लगा हुआ है, जो आपकी एक्टिव साइड है उसके साथ नहीं लगा हुआ। तो इसमें क्या होता है, द इनहिबिटर इनफैक्ट लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम। तो जितने एंजाइम जिनकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके ये इनहिबिटर लग गया वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस केस में के एम वैल्यू तो सेम रहती है, ज्यादातर चेंज नहीं होती, लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाती है। पहले में क्या था, के एम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है लेकिन वी मैक्स सेम रहती है। इसमें उल्टा है, इसमें के एम वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाती है। कैसे, मैं अभी आपको इस फिगर से बताता हूँ। ये आप देखें, शुरू में क्या है कि नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा है तो के एम वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उतनी ही देर में के एम वैल्यू आ जाएगी जितनी के आपके, ये देखें ये के एम वैल्यू दोनों की सेम है, नो इनहिबिटर केस में भी और इनहिबिटर केस में भी। ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या है कि जो ही आप इनहिबिटर की कंसंट्रेशन जितने लग गए हैं जिन एंजाइम के साथ, वो तो सिस्टम से आउट हो गए हैं। लेट्स सपोज 100 एंजाइम थे, 100 में से 50 के साथ लग गया है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और 50 जो है उसके साथ नहीं लगा। जो 50 जिसके ऊपर लग गया है वो तो सिस्टम से आउट हो गए।
और जो 50 हैं वो एक्टिव हैं, तो वो अपना एक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से पहले 100 एंजाइम की वजह से हाई वी मैक्स आ रही थी, अब 50 एंजाइम की वजह से जो वी मैक्स है वो कम हो गई है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि के एम वैल्यू देखें दोनों की सेम है, ठीक है, के एम वैल्यू ग्रीन और ब्लू दोनों, सॉरी ग्रीन और रेड दोनों सेम है, और वी मैक्स लिखें ग्रीन जो कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो उसमें कम हो गई है। एक होती है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके ऊपर जाके ये जो आपका जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके इनहिबिटर लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। इस केस में दोनों वी मैक्स और के एम के ऊपर इफेक्ट आएगा, के एम वैल्यू भी थोड़ी चेंज होगी और वी मैक्स भी चेंज होगी, लेकिन आपने दो बेसिक टाइप्स याद रखनी है, ठीक है। दो कौन सी, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। इसमें देखें specifically at the catalytic site where it compete with the substrate for the binding in a dynamic equilibrium like process, inhibition is reversible by substrate। ये आप substrate की concentration बढ़ा देते हैं तो इनहिबिटर का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। वी मैक्स अनचेंज रहती है लेकिन के एम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है क्योंकि शुरू में कंपटीशन चल रहा होता है इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का, लेकिन जब सबस्ट्रेट ज़्यादा हो जाते हैं फिर ये कंपटीशन खत्म हो जाता है। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो एंजाइम है उसके ऊपर उसकी एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जगह है या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एलोस्टेरिक साइड के ऊपर इनहिबिटर आके लगा है और वो इफेक्ट करता है एंजाइम। इसमें के एम वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है लेकिन वी मैक्स डिक्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव एंजाइम कम हो जाते हैं। ये डबल रेसिप्रोकल ग्राफ है। इसमें आप वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे यानी कि प्लॉट करते हैं। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहलाता है और ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव के केस में ये कम होता है और जो जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर का इफेक्ट खत्म होता है तो फिर जाके सेम हो जाता है। इसमें आप डबल रेसिप्रोकल ग्राफ में देखें, ये रेट ऑफ रिएक्शन का रेसिप्रोकल लिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट का रेसिप्रोकल लिया हुआ है। जो वैल्यू इधर इंटरसेप्ट करती हैं वाई एक्सेस के ऊपर इसको हम वी मैक्स कहेंगे और जो एक्स एक्सेस पे करती हैं उसको हम के एम वैल्यू कहेंगे। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम वैल्यू ये क्योंकि जितना ये करीब होगी उतनी ज़्यादा होगी और जितना ये दूर होगी उतना कम होगी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल में इफेक्ट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। अब एग्जांपल हम कर लेते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन यानी कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। साइनाइड कंबाइंड विद द आयरन इन द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके अलावा हमने वो सेल वाल सिंथेज को पेनिसिलिन या पेप्टाइडेज को पेनिसिलिन जो है वो तो एक्टिव साइट को बाइंड करती है। ये जो है ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जो आपका होता है उसके ऊपर बाइंड करते हैं साइनाइड, ये आयरन को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाके ब्लॉक करते हैं। हैवी मेटल लाइक सिल्वर एंड मर्करी कंबाइंड विद सल्फाइड्रल ग्रुप्स और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अगर हैवी मेटल बॉडी के अंदर चली गई है तो उसको कम करने के लिए आपका EDTA हम यूज करते हैं। तो ये आपके पास दो टाइप्स हैं। एक तो ये है कि एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के साथ इनहिबिटर लगा है और एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्पिटिटिव। इसमें जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर इनहिबिटर जाके लगता है तो इसको हम अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। दोनों केस में जो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है वो आगे एक्टिविटी शो नहीं करता। तो ये आप देख सकते हैं कि वी मैक्स जो है वो आप देखें जो डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, लेकिन के एम वैल्यू सेम रहती है। कुछ एंजाइम हैं जो कि हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर को यूज़ करते हैं एज ए ड्रग्स। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं
वो हम अभी एक देखें, ये एस्ट्राजोलोमाइड है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जाके इनहिबिट करती है, डायरेटिक है। एलोप्रिनोल क्या करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को कम्पिटिटिव इनहिबिट करती है और यूरिक एसिड कम बनता है, जिसकी वजह से एलिविएट गोट, ये गोट डिजीज होती है यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है एलोप्रिनोल की वजह से ब्लॉक हो जाता है इनकम्पिटिटिवली और यूरिक एसिड कम बनता है। एस्पायरिन क्या करती है, साइक्लोऑक्सीनेज को ब्लॉक करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। कैप्टोप्रिल का फंक्शन अभी हमने पढ़ा है। तो ये है आपका इनहिबिशन। अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर अनवाइटेड। नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।